आज की इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 6 भगवान के डाकिए के जो 2 पद हैं उनकी व्याख्या समझेंगे। इससे पहले मैंने इनके कवि जो हैं श्री राम सिंह दिनकर, उनके जीवन के परिचय के बारे में मैंने आपको बताया था और कविता का सार भी समझाया था। आज हम इनके जो कविता के 2 पद हैं उनकी व्याख्या समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये पहला पद है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। सबसे पहले इसमें जो शब्दार्थ है वो मैं आपको बता देती हूँ। महादेश विशाल देश, बाँचते पढ़ते। ठीक है बच्चों, इसके अंदर 2 ही इसके शब्दार्थ हैं, एक तो महादेश और बाँचते। महादेश यानी विशाल देश, ठीक है, और बाँचते का अर्थ है पढ़ते। अब इसे शुरू करने से पहले हम इसके प्रसंग और भावार्थ के बारे में समझेंगे कि प्रसंग क्या होता है और भावार्थ क्या होता है। हाँ जी बच्चों, तो जिस प्रकार से मैंने आपको ये पद पढ़कर सुनाया है, इसका प्रसंग यानी कि इसका परिचय देना कि ये किस पाठ से है, किस कविता से है, इसके कवि कौन हैं और हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। इसी तरह से इसका प्रसंग कुछ इस तरह से है बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 6 भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई हैं। इस पाठ के रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। कवि ने पक्षी और बादल को डाकिया माना है क्योंकि ये डाकिए भी मनुष्य के लिए संदेश लाते हैं। तो बच्चों ये हो गया इसका प्रसंग। अब भावार्थ क्या होता है? भावार्थ बच्चों जो पद है या जो काव्यांश है, ठीक है, इसकी एक एक पंक्ति की व्याख्या करना, ठीक है, पूरी जो पंक्ति है उसका अर्थ समझाना, वो ही भावार्थ होता है। तो जिस तरह से मैं अब आपको समझाऊंगी, प्रसंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो इसका भावार्थ जो मैं बताऊंगी वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि का कहना है कि जिस प्रकार डाकिए मनुष्य के लिए चिट्ठियाँ लाते हैं, उनमें लिखा सुखद या दुखद समाचार पढ़कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिए हैं। कवि क्या कहना चाहता है? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार एक डाकिया मनुष्य के लिए चिट्ठी लाता है, उसी प्रकार जो पक्षी और बादल है वे भगवान के भेजे गए डाकिए हैं और वे भी मनुष्य के लिए संदेशा लाते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। आगे कवि क्या कह रहा है कि ये डाकिए भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। इन डाकियों को किसी भी विशेष क्षेत्र, ठीक है, या किसी भी जगह का कोई बंधन नहीं होता, कोई रोक नहीं होती। ये एक महादेश से दूसरे महादेश में चले जाते हैं, यानी कि एक बड़े देश से दूसरे देश में बिना बंधन के चले जाते हैं। ठीक है, और ये बच्चों किसका संदेशा लेकर जाते हैं मैं बताती हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे की पंक्तियाँ देखिए। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, कवि क्या कहना चाहते हैं कि
पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश को मनुष्य नहीं पढ़ पाता, मनुष्य नहीं समझ पाता। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ कौन समझ पाता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते का अर्थ है बच्चों पढ़ते हैं। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि हम उनके द्वारा लाए गए संदेश को, हम उनके लाई गई चिट्ठियों को हम नहीं पढ़ पाते, हम नहीं समझ पाते। उनको कौन समझ पाता है? उन्हें पढ़ने वाले हैं पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। ठीक है, और जो इनके संदेश को पढ़ पाते हैं वे भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो ये आपका पहला पद था। ठीक है, और अब इसके अंदर कुछ विशेष बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर बिल्कुल नीचे वाली पंक्ति में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्यों है अनुप्रास अलंकार? क्योंकि यहाँ पर प की आवृत्ति हर बार हुई है। प से पेड़, प से पौधे, प से पानी और प से पहाड़। ठीक है, एक तो ये विशेष बात हो गई। दूसरी इसके अंदर इसमें जो इसकी भाषा है वो सरल है, सहज है। ठीक है, तो इसकी ये दो विशेष बातें हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हाँ जी बच्चों, तो इसमें जो शब्दार्थ हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आंकते यानी कि आंकना, अनुमान करना, सौरभ सुगंध, पांख पंख, तिरता तैरता। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो पहले पद में इसका प्रसंग और भावार्थ बताया था, ठीक है, इसका प्रसंग भी वही होगा। ठीक है, जैसे यह पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ नंबर 6 भगवान के डाकिए से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, और इसमें आप एक यह पंक्ति इसमें जोड़ेंगे कि इस अंश में पक्षी और बादल रूपी डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ों, पौधों, पानी और पहाड़ द्वारा पढ़ने का वर्णन किया गया है। ठीक है, कि वे किस प्रकार से पढ़ते हैं। अब इसकी व्याख्या या भावार्थ और व्याख्या एक ही चीज़ है। ठीक है, व्याख्या वही मैं आपको बता रही हूँ कि इसका क्या भाव निकलेगा इसके अंदर से। ठीक है, इसकी एक एक पंक्ति की व्याख्या मैं आपको करके बताऊंगी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। ये दूसरा पद, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई जिन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता उन्हें कौन पढ़ता है? मैंने आपको पिछले पद में बताया था, उन्हें पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। ठीक है, और इन चिट्ठियों में भगवान हमें क्या संदेश भेजता है? हमें प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश भेजता है। ठीक है, तो प्रकृति देखिए किसी से भेदभाव नहीं करती, वे सबको सब पर समान रूप से प्यार लुटाती है। ठीक है, सबको समान समझती है। उसी तरह से कवि कहता है कि हम मनुष्य केवल यह अनुमान ही कर पाते हैं कि यह धरती अन्य देशों को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है, कि हम मनुष्य केवल यही अनुमान कर पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। वास्तव में प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश देती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि धरती द्वारा भेजा गया सौरभ यानी कि सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ देश की सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए किसी अन्य देश के वातावरण में घुल मिल जाता है। ठीक है, जैसे जैसे पक्षी उड़ते हैं उनकी पांखें हिलती हैं। ठीक है, उनकी पांखों पर वो जो
सुगंध है, उस देश की सुगंध है, दूसरे देश की धरती के सुगंध में जाकर उसे मिला देते हैं। वो पक्षी की जो पाँख होती है जैसे हिलती है, वहाँ के वातावरण में वो संदेश घुल मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आगे कवि क्या कह रहे हैं कि प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने का उदाहरण यह भी है। क्या उदाहरण है देखिए, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, किसी भी देश के नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है और यह भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बरस जाती है। आपने देखा है ना कि जो भाप है वो भाप जब उड़ती है, ठीक है, तो बादल बनते हैं। देखिए बादल कहीं, मान लीजिए आज हमारे देश में बादल है, लेकिन वो क्या पता कहाँ से भाप बनकर आई है। ठीक है, तो यही कवि हमें समझाना चाहता है कि जब प्रकृति मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं करती, तो हमें भी मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें भी प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देना चाहिए सब में। ठीक है, तो इसकी अभी कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए, दूसरे देश को पक्षियों की पंखों पर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि दूसरे देश में द की आवृत्ति हुई है। ठीक है, पक्षियों की पंखों पर प की आवृत्ति हुई है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसकी भी भाषा सहज सरल है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि ये दोनों पद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।